हेलो। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आपकी तबीयत कैसी है? तरफ वीडियो में तबीयत तो बहुत खराब दिख रही। हेलो। वीडियो में आपकी तबीयत तरह चेहरे से खराब दिख रही तो फोन करा आपको। कौन शहबाज भाई बोल रहे हैं? हाँ शहबाज बोल रहा हूँ। बड़े भाई कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। वीडियो में तरह चेहरे से वो दिख रहा था तो बोला पूछेंगे कम से कम क्या है बोल के। तबीयत तो अभी क्या, बस अल्लाह खैर करे। सऊद भाई हम पहले ही बोले थे, आप लोग हमारी बात को समझे नहीं यार। आप लोग बोलो, आप बोलो हमारा, हम जो बोले वो बातें सही हो रहे नहीं हो रहे, बोलो आप। लोग परेशान हो गए ना। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी उतनी है ना। अभी ने सुप्रीम कोर्ट में भी क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेंट कंप्लेनेंट्स की बात आ रही। आप नोमान का भी वीडियो देखे होंगे ना आप? नहीं देखे नोमान कुरैशी का वीडियो? नहीं, नहीं देखा, मैं नहीं देखा। मैं कोई भी वीडियो ऑडियो कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं। नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेनेंट की बात हो रही है, इन्फॉर्मेंट की बात हो रही है। नॉन कंप्लेनेंट वाले कहाँ जाना बेचारे, कहाँ जाना है लोग? बोलो आप, इनको पैसा कौन देगा? अगर उसके ने पैसा होता, पैसा देना होता तो कुछ जेल में बैठ के बाहर से कुछ तो कुछ देती। लोग मर जा रहे ना। बोलो आप सऊद भाई, सही है नहीं है? बोलो आप। इख्तलाफात अपनी जगह है, हकीकत की बात अपनी जगह है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो भाई? हेलो क्या है मालूम है, देखो शहबाज भाई, भाई बोलो भाई। एक मौका तो उनको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। आज भी मैं उसी बात पे कायम हूँ, क्योंकि मुझे एक बात बताओ जी आप, बोलिए। जेल में बैठकर वो कैसा पैसा देंगे? देखो भाई, इसकी जो पॉन्जी स्कीम थी, इसका पैसा एक को दे रही थी। इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बता दो सऊद साहब, आप एक बता दीजिए आपने कि यहाँ पे ये काम होता था। अब बोलो अनिल अंबानी अगर मर जाता है, हाँ, अगर टाटा मर जाता है तो कंपनी बंद हो जाती। अगर उन्हें जेल को गया तो सब खिस्सा ही खत्म हो जाता। एक चीज भी बताइए आप हमको, एक कारोबार बताइए इनका जो कायम है। अगर आप बोलते हैं कि इनका कारोबार था, चलिए अब ये बताइए एक भी इनका कारोबार है क्या? इन्हों जेल को जाने के बाद से कोई कारोबार बताइए आप, अपन साथ जाएंगे। हो भाई? नहीं देखो, जहां तक के बिजनेस का ताल्लुक है ना, उस पर तो मेरी तहकीक हो चुकी है शहबाज भाई। क्या है क्योंकि बताइए, मैं खुद, एक सुनिए सुनिए बताइए, मेरी बात। एक बताइए सऊद साहब आप। देखो आज की डेट में क्या है मालूम है, जी बिजनेस का मॉडल बहुत हद तक के तब्दील हो चुका है। जी। जरूरी नहीं है कि हर आदमी के पास उसकी फैक्ट्री हो, ये हो वो नहीं नहीं हो। भाई, लोगों से पैसा तो टेक्सटाइल की फैक्ट्री है बोल के लिए ना भाई। टेक्सटाइल की फैक्ट्री है बोल के लिए ना इतना बड़ा। बताओ कहीं थी क्या टेक्सटाइल की फैक्ट्री? आप बोलो। नहीं तो आजकल आपको फैक्ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन लोगों से शहबाज पैसा, भाई, नहीं देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मेरा जो बिल्कुल कहने सही का बोल मकसद है रहे ना। हैं आप जो बोल रहे हैं सऊद साहब, मैं मान रहा हूँ। लेकिन लोगों से पैसा तो टेक्सटाइल की फैक्ट्री है बोल के लिए ना, मिल है बोल के लिए ना पैसा तो। अब बताइए कहाँ है फैक्ट्री, एक जगह बता दीजिए। अच्छा नहीं नहीं नहीं, उन्होंने, ये अच्छा उसके हाँ बाद क्या बिल्कुल। बोले? देखिए आप घाना से सोना इंडिया लाते थे बोले। कहीं भी घाना से सोना इंडिया लाए सो एक रसीद बता दीजिए इनकी। अच्छा सऊद भाई, बॉटम ऑफ द लाइन क्या है मालूम आपको? अब सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा ना, सुप्रीम कोर्ट कौन गए? ये लोग हाँ वीडियो झूठे बना के बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हम गए नो गए। शहबाज भाई, सुप्रीम कोर्ट तो जाना जरूरी था, क्यों मालूम है? मैं एक हाँ आपको बात बता रहा हूँ। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट गए कौन है आप ये बोलिए। हेलो। हाँ सुप्रीम कोर्ट कौन गए सऊद ये भाई? लोग ही गए, ये लोग ही गए, तो वो तो जाना जरूरी था। हीरा नहीं तो ग्रुप फिर वाले कहीं ना सुप्रीम कहीं कोर्ट। से। अच्छा भाई, तेलंगाना के 5 करोड़ भर के जाना था ना आप। तेलंगाना में जो आपको बेल मिली थी उसके 5 करोड़ क्यों नहीं भरे फिर? हो भाई? नहीं तो उनको फिर भरने की जरूरत ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको ऑर्डर नहीं मिल नहीं जाता नहीं है तो भाई, अगर कहानी भाई खत्म हो जाती है। आपको तेलंगाना में जो बेल ऑर्डर मिला उसमें 5 करोड़ की जमानत दी गई ना भाई, तो जमानत के पैसे तो भरना था ना इसको। वो भी नहीं भरे ना ये लोग। अगर देखो इनोसेंट रहते हमारा, तो। जी बोलिए। शहबाज भाई, हमारा आज भी हमारा आज भी यही मानना है। जी सुनिए मेरी बात को, देखो मैं किसी के ऊपर झूठी तोहमत या झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता हूँ। जी ठीक है, मेरे हिसाब से शरीयत के दायरे में भी जी। उनको एक चांस तो मिलना चाहिए ही चाहिए। अरे भाई इनके, अगर उनको एक चांस नहीं मिल रहा है तो भाई सब उनके खिलाफ हो जाएंगे। आप एक बात बोलिए सऊद साहब। अगर वो अपने नहीं नहीं चलिए, आप नहीं उतरती है। आप जो बात बोल रहे हैं ना सऊद साहब, मैं मानता हूँ। हम्म, इनके ऊपर एफआईआर हुआ 5 सितंबर को, राइट? हाँ बोलिए आप। हाँ
5 सितंबर को एफआईआर हुआ, उस वक्त सिर्फ 100 लोगों ने कंप्लेंट किया, 40 लोगों ने कंप्लेंट किया था, जो तकरीबन जो है ना एक 2 करोड़ का 3 करोड़ का हिसाब था, राइट। अगर ये पैसे भर देते आप जेल को जाते ही नहीं थे। नहीं, मगर उससे क्या होता है, कंप्लेंट का नया दरवाजा खुलता, हर इंसान फिर उसी रास्ते पे चला जाता है। अच्छा भाई, अब भाई इनके अकाउंट में जब लोग देखो आप, तकरीबन जो है 10,000 लोग विड्रॉल के लिए डाले थे, हाँ, इनके अकाउंट में सिर्फ 10,000 लोग तकरीबन 200 करोड़ विड्रॉल के लिए डाले, राइट। उसके बाद इनके अकाउंट में सिर्फ 25 लाख रुपए थे, इन्हों कहां से देती थी बोलो? आप लोग कंप्लेंट करेंगे ना तो कहां जाएंगे बोलिए आप बोलो मेरे को कहां जाना? एक फ्रैंक बात करेंगे अपन, एक भाई के हैसियत से, एक मुसलमान के हैसियत से बात करो, आप बोलो, आप कहाँ जाना लोग? उन्होंने मेरी जब उनसे तेलंगाना में जब मैं आया था सेंट्रल जेल में मिलने के लिए जी, मेरी उनके साथ पूरी बातचीत हुई थी जी, और मैंने किसी बात के ऊपर, मैं जो आपको क्लियर बातें बता रहा हूँ शबाज जी जी, मैंने किसी भी बात के ऊपर अंधा भरोसा नहीं किया। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गया हूँ, हाँ, आरबीआई में गया, मैंने वहाँ ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस के बारे में पता किया, ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस उनके ऊपर लगी हुई थी जी। दूसरी बात कि दिल्ली में एक ऐसी ही कंपनी थी, मुझे कंपनी का नाम नहीं याद है, सहारा सामने, हालांकि वो इस्लामिक नहीं थी, लेकिन उस कंपनी के ओनर को भी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि उसके ऊपर भी वही लिमिटेशंस का जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इनके अकाउंट में सिर्फ 25 लाख रुपए थे ना, अकाउंट में पैसा तो रहना था ना। शहबाज भाई मैंने 10 साल बैंक में जॉब करा हूँ, 10 जी, सुनो मेरी, अभी मेरी एज 36 है, ठीक है जी। 20 साल की उम्र में अगर आपका कोई भी सऊदी में जानकार है जिद्दा में ना जी, तो आप मेरे सांबा सऊदी अमेरिकन बैंक पहले उसका नाम था, इसका नाम सांबा बैंक है, आप मेरे बारे में पता लगा लिए। मैंने 20 साल की एज में मैं लगा था, 20 साल की एज में 10 एट द एज ऑफ 30 मैंने वहां से रेजिग्नेशन दिया था। बिल्कुल सही, मैंने कोई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बता ही नहीं सकता है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है, और पूरा सारा पैसा जो लगा हुआ है वो क्या तमाम अकाउंट में तो होगा नहीं, बिजनेस नहीं होगा। देखिए आप अमेज़न है, एक मिनट शहबाज भाई जी, बोलिए। अमेज़न है, अमेज़न पे कौन सी चीज नहीं मिलेगी आपको, मुझे आप बताओ। फ्लिपकार्ट है, कौन सी चीज नहीं मिलेगी? यकीनन मिलेगी। इनके पास क्या था आज की डेट में? सुनो शहबाज भाई, आज की डेट में आपको मालूम है जी, बिजनेस के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जी, ठीक है, उसके तरीकेकार इतने बदल चुके हैं। अभी मैं अपने बहुत करीबी खास दोस्त की बात बता रहा हूँ जो एक ब्रांच चला रहा है सऊदी में जी, अभी तो खैर कोरोना की वजह से सबके हालत खराब हो गए, वो एक अलग बात है। उस इंसान का कोई सऊदी अरब का शहर नहीं होगा, अर से लेकर शुमालिया से लेकर हर जगह जी, ठीक है, लेकिन ना उसके पास कोई फैक्ट्री है, ना उसके बिल्कुल सही है, तो चाइना से अपना ब्रांड बनवा रहा है। हाँ, ये लोग वो भी नहीं करे ना सऊद भाई, ये लोग वो भी नहीं करे ना यार, ये लोग कोई चीज बेचे भी नहीं, कोई बिजनेस ही नहीं करे ना इन्हों। आप देखिए, अब इनका मॉड्यूल ही क्या था, देखो सुषमा स्वराज के साथ झूठी फोटो क्यों लगाए बोलिए, आप बोलिए इंटेंशन क्या था इनका? वो दुबई की प्रिंसेस बोल दी कि मैं इसको जानती ही नहीं हूँ बोल दी, गल्फ न्यूज में आपने न्यूज भी देखा, हाँ, उन्हें अपना स्टेटमेंट भी दे दी। ये क्यों करे बोलिए लोग? सुषमा स्वराज की फोटो, इवांका ट्रम्प के साथ की फोटो, ये सब झूठे चीजें क्यों लगाए बोलिए आप? नीयत क्या थी इनकी? इंटेंशन टू चीट नहीं होता ये? आप बोलिए मेरे को सऊद भाई, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। देखो आप ये बोलिए सुषमा स्वराज के साथ झूठी फोटो, इवांका ट्रम्प के साथ झूठी फोटो, आपके दुबई के शेखों के झूठे वो 100 बिजनेसमैनों क्या बोल के वो बुक की झूठी, वो उनका ऑथर तक बोल दिया कि हम नहीं दिए इनको कोई अवार्ड और इनका नाम नहीं है इसमें। ये चीजें करने का मकसद इन्वेस्टरों को वो नहीं करना था। और फिर सबसे बड़ी बात, मौलाना तौसीफुर रहमान क्या बोले, मैं इनसे बारात का ऐलान करता हूँ, मैं औरत को नहीं जानता बोल के बोल दिया ना उन्होंने भी बेचारे। तौसीफुर रहमान साहब भी बोले नहीं बोले बोलिए आप के मौलानाओं की बात है ना, हाँ, इन सभी मौलानाओं को मैं जानता हूँ, सबसे मेरी बातचीत हुआ करती थी जी। ये जो फिकहा के उलमा है, सुनो शहबाज भाई, हाँ, देखो आपका ताल्लुक किसी भी मसलब से हो या मेरा ताल्लुक किसी भी मसलब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ, लेकिन इन द एंड सारे कलमा पढ़ने वाले, यकीनन भाई। दूसरी बात, उलमा अभी जैसे हिंदुस्तान के अंदर आपको फिकहा के ही उलमा मिलेंगे, हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, हर जगह के मिलेंगे जो
ठीक है, नहीं सिखा के मिलेंगे। हाँ। लेकिन वही आप गल्फ कंट्रीज हो गए या तो फिर आपका इजिप्ट हो गया, लिबनान हो गया, और ये जो मुस्लिम कंट्रीज है, हाँ, यहाँ पर आपको दो किस्म के उलमा, क्योंकि मैंने इस्लामिक बैंकिंग में काम किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। जी बोलिए बोलिए। एक होता है फिक़ह का आलिम, जो आपको नमाज, रोजा, इन सब मसाइल के ऊपर बात करता है जी। मगर आज मॉडर्न डे ट्रेड इतना चेंज हो चुका है, तो इसीलिए इक्तिसादल इस्लामी जी, जो जब यानी वो जो उलमा होते हैं, ये फिक़ह के नहीं होते, इक्तिसाद के माहिरीन उलमा होते हैं, वो भी आलिम होते हैं, वो भी मुफ्ती होते हैं जी, वो भी हाफिज कुरान होते हैं, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैटर में सिर्फ वैसे उलमा फतवा दे सकते हैं, ये फिक़ह के उलमा नहीं दे सकते। ये मेराज रब्बानी, सनाउल्लाह मदनी, अरशद बशीर मदनी, ये लोग जो बोले थे शुरू में, आज ये लोग गायब हो गए ना, ये लोग कहीं को नहीं आ रहे सामने, ये लोग सामने आके बोलना ना, आज वो तो गलत है, वो तो गलत है। आप बोलिए मेराज रब्बानी, सनाउल्लाह मदनी, जलालुद्दीन खासमी, मैं आपके अरशद बशीर मदनी, ये लोग एंजॉय करे ना नोहेरा शेख के पैसों पे, तो करे नहीं करे बोलिए ना। इन लोगों को आना चाहिए था, इन लोगों को आना चाहिए था, बात करना चाहिए था। इवन MEDSS को भी आगे आना चाहिए था, कंपनी की सपोर्ट में बात करना चाहिए था। हाँ। मैं इस चीज का इनकार नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए पूना में, और ना ही मैं कोई अंधा सपोर्ट कर रहा हूँ शहबाज भाई। आप ये मेराज रब्बानी, अरशद बशीर मदनी, जलालुद्दीन खासमी, सनाउल्लाह मदनी, लोगों से बात नहीं करे आप बात करें ना बीच में लोगों से। नहीं, इन लोगों से तो नहीं बात हुई मेरी। नहीं, इनसे बात करके बोलना, ये लोग सामने आना, आप ये लोग आके जिम्मेदारी लेना। अब ये लोग भाग के खाली अब वो गुंडा साबिर बाबू खां को, वो मोतीउर रहमान को, वो राजेश मिश्रा को, इनको वीडियो बनाने को छोड़ दिए। ये लोग क्या जिम्मेदारी ले सकते क्या? कल इन्वेस्टर आएंगे, इन लोगों ने जाके पैसे मांग सकते क्या? पैसे डूब गए तो नॉन कंप्लेनेंट्स के। अब बोलिए नॉन कंप्लेनेंट्स के अगर पैसे खुदा ना खास्ता डूब जाते हैं तो नॉन कंप्लेनेंट किससे मांगना पैसे, ये बोलिए आप। लेकिन जो तेलंगाना का वर्डिक्ट है उसमें दोनों को पैसे देने की बात की गई। नहीं, वर्डिक्ट अच्छा पढ़िए, उसको अच्छा क्लैरिफाई करा। इन्फॉर्मेंट कंप्लेनेंट्स को 3 महीने के अंदर जो है, इन्फॉर्मेंट माने कंप्लेनेंट जी, अगर हाँ इन केस बकौल आपके अगर वो पैसा देने में कामयाब नहीं होते हैं मिसाल के तौर पर, हाँ, तब भी नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए दरवाजा खुला है, उनको डेट दी जाएगी। तो खुद कहाँ जाएगी? आप एक बात नहीं समझिए, क्या कैसा दे जाएगी? ये कंप्लेनेंट को तो इनकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा मिल जाएगा, नॉन कंप्लेनेंट अपना क्लेम कहाँ करेंगे? ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि कैसे मिलेगा। अरे सुप्रीम कोर्ट कंप्लेनेंट्स की बात कर रहा, परसों क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए आप, इनके वकील को ये बोला कि आप 4 वक्त में अब तक पूछा कि कितने इन्वेस्टर्स हैं, कितना पैसा लोगों से लिए, बोले तो 4 मरतबा भी इनका वकील टाल दिया उसको। तो वकील से बोलने लगो फिर आप लोग नॉन कंप्लेनेंट के हक में, फिर आप ये तो भी करो ना भाई, कम से कम अगर ये तो भी करो, सुप्रीम कोर्ट में जो है जो फैसला आ रहा उसमें नॉन कंप्लेनेंट को भी इनके दायरे में लाओ। आपको याद है विनीत डाडा सबसे पहले क्या बोला था? 3 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर है बोला था, याद है नहीं है आपको? बराबर बोला था ना, बोला था। नोएरा शेख भी बोली थी ना ये बात मैडम आपकी? नहीं, उनका तो मुझे नहीं मालूम, विनीत डाडा का मैंने सुना था। तो भाई फिर एकदम 1,72,000 कर दिए उसको। तो 1,75,000 जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो बेचारों का तो ना नाम है ना निशान है। वो लोग कहाँ क्लेम करेंगे बाद में जाके गरीबों? और जब तक जो है अब इनकी 300 करोड़ की गवर्नमेंट वैल्यू की प्रॉपर्टी है, 1000 करोड़ की होंगी, 1500 करोड़ की होंगी मार्केट वैल्यू। हाँ, अब ये पैसा पूरा कंप्लेनेंट में चले जाएगा तो नॉन कंप्लेनेंट करने ने तरकारी बेचेंगे ये लोगों को। आप बोलिए क्या करना वो लोग, किसको पकड़ना ये बोलिए? देखो शहबाज भाई, हाँ, मैं फिर वही बात बोलूंगा जी कि अगर आप इस्लाम की रोशनी में भी देखें, हाँ, तो उनको चांस तो मिलना चाहिए, हर हाल में चांस। इस्लाम की रोशनी में चांस मिलना चाहिए, लेकिन इनको बता देना ना। अगर देखिए इनक ने 5,600 करोड़ का सुप्रीम अपना तेलंगाना की पुलिस को एक लोग हार्ड डिस्क दी है, राइट, जिसमें 1,72,000 इन्वेस्टर्स बताए जा रहे हैं। ओके, इसको पकड़ लेके जाएंगे, 50,000 करोड़ छोड़ दो आप, इसको भी पकड़े तो इनक ने 5,600 करोड़ पे रहना ना, इनक ने या कमोडिटीज में रहना, या बैंक में रहना, या प्रॉपर्टीज में रहना, तीनों जगह भी नहीं है ना इतने पैसे। आप बोलो मेरे को, ये बात का क्या कौन तस्वीर करेगा? अरे यार, इनका बिलियन में अकाउंट है, गोल्ड में इनकी ट्रेड होती है, और मैं खुद कमोडिटी एक्सपर्ट हूँ। अरे कहाँ है? अरे अच्छा भाई इंडिया में तो नहीं है, बाहर अगर है तो बाहर के इन्वेस्टरों को, यूएई के, सऊदी के, गल्फ के, यूके के इन्वेस्टरों को दे दो ना पैसा है लोग।
भाई हर तरीके से, एक मिनट मैं एक बात बोलूं आपको जी। अभी मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने उस वक्त थोड़ा सब्र किया होता, उनको वक्त भले जो भी आपके उनसे सियासी इख्तिलाफात जो भी होंगे, ठीक है, देखो सियासी हमारे सऊद साहब सियासी इख्तिलाफात है तो हम कंप्लेंट नहीं करे। इन्वेस्टर को पैसे नहीं मिले, उन्हें तरसा, उसको जूते मारे, उसको धक्के मार के निकाले, उसके बाद इन्वेस्टर आके कंप्लेंट करा। हाँ यकीनन हम मदद करें उनकी, ये बात हम मानते, हम मदद करें, लेकिन कंप्लेनेंट हम नहीं है ना कोई भी केस में। हम है क्या कंप्लेनेंट, बताइए आप। अच्छा और एक बात, अगर इनके भाई या बेटे अगर सामने आ गए, मैं आपका वीडियो देख के मेरे को खुशी हुई, आप जो कम से कम अपील तो करे कि इनके घर वालों को सामने आना चाहिए। इनके घर वाले भाई, मोतीउर रहमान की क्या हैसियत है, राजेश मिश्रा की, साबिर बाबू खां की, वो परवेज सैयद, सलमान मिर्जा, इन्हें इन्हें इन्हों कौन है भाई बोलो, कंपनी के क्या डायरेक्टर है इन्हों, या कंपनी के नोहेरा शेख के रिश्तेदार है इन्हों, आप बोलिए। ये लोग तो हमारी तरह इन्वेस्टर्स है। इन्वेस्टर ये लोग खाली बोल के हम आप कंप्लेंट मत करो, हम वो कर दो, तो बाद में लोग इनको पकड़ लेते आके। लेकिन सवाल ये है, इस्माइल शेख सामने आना, अब्दुल रहमान सामने आना, इनका बेटा अबू बकर सामने आना, ये लोग कहीं को नहीं आ रहे हैं भाई। ये लोग सामने आ गए तो किस्सा ही खत्म हो जाता ना भाई। इनकी फैमिली वालों को आओ क्यों नहीं बोलते आप। इनकी वालदा है ना भाई, इनकी वालदा खाली चेक दो बोलते नहीं देता हूँ बोले ना उस वक्त, याद है ना आपको। तो भाई इन्हों अगर नेक होते, अगर सही होते तो इनकी वालदा चेक दे देते, बात खत्म हो जाती ना। कंप्लेनेंट तो ये बोले कि हमको चेक दे दो, हम केस वापस ले लेते, बोले आप 1 साल के बाद का चेक दो, बोले कंप्लेनेंट तो जब वो भी इनकी वालदा नहीं थे, बोले ना चेक। आप बोलिए क्या करना लोगा। नहीं मगर वो तो कोई सिग्नेचर अथॉरिटी है ही नहीं शहबाज भाई। अरे भाई आप गारंटी को अम्मा चेक नहीं दे रही, लेकिन लोग उसको बोल रहे हैं कि आपा आएंगी आपा देंगी बोल के बोल रहे हैं। आप बोलो क्या करना लोगा। अभी ऐसी सूरत में मुझे आप एक बात बताओ, कंप्लेंट करने वालों का भी क्या भला हुआ। कंप्लेंट करने वालों को वो भी देखो, हम भी तकलीफ में आ गए भाई, हम भी तकलीफ में आ गए, वो भी तकलीफ में आ गए। कम से कम ये हो गया कि नए इन्वेस्टर और एक 50,000 करोड़ मुसलमान डालने से बच गए, वरना और कौम बर्बाद हो जाती इसमें। IMA की तरह रिदास इंडिया, IMA, नाफिया। एक डिफरेंस आप देखो, ठीक है, IMA का तो खैर मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन जितने भी स्कीम बंद हुए, हाँ, या पकड़े गए, जो भी उनके खिलाफ हुआ जी, ठीक है, किसी भी यानी हर एक ने जो है हाथ ऊपर कर दिया। हाँ समझ रहे मेरी बात को। जी हाँ बिल्कुल। ये एक वाहिद लेडी है जिसने आज तक हाथ ऊपर नहीं किया। इन्हें एडमिट करने तैयारी नहीं है इन्हें। ये लेडी जो है ना एडमिट करने तैयारी नहीं है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अगर एडमिट कर लेगी ना तो पूरे नॉन कंप्लेंट कूद के आ जाएंगे। ये बेल होने का इंतजार कर रही है, लेकिन अब बेल तो होने वाली है नहीं। टेक्निकली आप एक बात बताओ शहबाज सर, टेक्निकली एक बात बताओ, टेक्निकली आप एक बात बताओ, बोलिए। अगर इनका इंटेंशन जी पैसे देने का ना होता जी, ठीक है, तो देखो आप तो जानते, अरे जरा आवाज कम करो भाई, मैं जरा इंपॉर्टेंट बात कर रही। अगर इनका इंटेंशन पैसा नहीं देने का होता तो ये क्यों एफिडेविट सबमिट करती। क्या बोल के सबमिट करी, बाहर आऊंगी कि पैसा बाहर आके मैं सबको, क्या होता उसमें। आप कैसे आप जस्टिफाई करोगे इस बात को कि एक आदमी के हाथ पैर बदलो। शहबाज भाई मैं खुद इस्लामिक फाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ, ठीक है जी, मुझे हाँ जहाँ तक के ताल्लुक है जी ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस का, मैं उस पर भी आपको एक बात बताता हूँ। आपको मालूम है मैंने जिस बैंक में जॉब कर रहा हूँ, हम खुद लिमिटेशन सेट करते थे। सुनो मेरी बात को, आपको सऊदी में अगर आप गएंगे आपने देखा होगा सबके इकामे होते हैं वहां पर, रेसिडेंस परमिट। रेसिडेंस परमिट के ऊपर उनका प्रोफेशन लिखा जाता है, किसी का लेबर, किसी का वेटर, किसी का इंजीनियर। तो हम उसके प्रोफेशन के हिसाब से उसकी लिमिट सेट करते थे कि भाई इसका ये प्रोफेशन है तो उससे ज्यादा वो लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया में क्या हो गया था, नोटबंदी के बाद, नोटबंदी के काफी टाइम के बाद जो है ना ये लिमिटेशन के ऊपर काफी देर मेरे, क्योंकि मैं जहाँ जॉब करता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे थी। बिल्कुल हमारे सऊद भाई आप सही बोल रहे हैं। जैसा ही इनका इन्हों जो इंडियन ओवरसीज बैंक से 4 करोड़ के लोन का मार्केट में न्यूज फैली ना, नए लोग पैसे डालना बंद कर दिए और इन्हों पैसे देना इन्हों बंद कर दिए पुराने लोगों को। इतना ही हुआ और कुछ नहीं हुआ इसमें। इंडियन ओवरसीज बैंक से लोन का जो भांडा फूटा, मुझे एक बात बताओ, आपको ये मालूम है सितंबर तक लोगों को पैसे आए शहबाज भाई, सितंबर तक कई, मैं कुछ ऐसे इन्वेस्टरों से मिला हूं जिनको पेमेंट मिला है, लेकिन
जो ट्रांजेक्शन्स के इश्यूज थे। अरे भाई जो कंप्लेंट करे उनको दे देना था, बात खत्म हो गई थी ना भाई। 100 जनों को देने में क्या प्रॉब्लम था? नहीं, मैं उसमें प्रॉब्लम की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ शहबाज भाई, अभी देखो मैं अगर 1000 लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ एक मिसाल के तौर पर जी, अब 1000 एक कुछ मुझे अगर टेक्निकल इश्यू आ रहा है हाँ, और लोग जो है क्या बोलते हैं अपना उसको ये कर रहे क्या बोलते हैं अपना उसको, सब मेरे ऊपर खड़े हो जा रहे कंप्लेंट करके सब मुझसे। अगर मैं 10 कंप्लेनर को पैसा दे देता था उस टाइम दबाव में आके, तो दूसरे दिन 500 लोग कंप्लेंट करके मेरे को ब्लैकमेल कर सकते थे। अरे भाई अब कोर्ट से क्या हो रहा? कंप्लेनेंट कुछ पैसा मिलने की बात हो रही ना कोर्ट से। तो नहीं यार शहबाज भाई, इन्फॉर्मेंट जो है, जो नॉन कंप्लेनर है, हमारा दरवाजा खुला है भाई इन्फॉर्मेंट माने भाई देखो इन्फॉर्मेंट के माने क्या है इंग्लिश में? जो आके कोर्ट को इन्फॉर्म कर रहा, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेंट। नॉन कंप्लेनेंट कैसा बोलते हैं उसको आप? इन्फॉर्मेंट इज अ कंप्लेनेंट, इन्फॉर्मेंट एंड कंप्लेनेंट। हाँ, तो हमारा दरवाजा खुला होगा, आप जितने भी बड़े बड़े वकील है आप दरवाजा आपका यकीनन खुला है, बाद में आप क्लेम कर सकते, लेकिन जब पैसे कहाँ रहते? लेकिन उनको एक मौका तो मिले। देखो अगर आपके बकुल अगर आप बोले पैसा नहीं है, अगर पैसे आज नहीं तो पैसे कल भी नहीं रहेंगे। हाँ यकीनन नहीं रहेंगे, समझ रहे मेरी बात को? लेकिन जो है इतना ही है, ये प्रॉपर्टी बिक के जितना मिलता, इसके भाया वाया सब ले लेके पैसे, ये मुल्ले पूरे ले लेके भाग गए। अब एक काम करो, आप एक वीडियो बना के ये चारों जो मुल्ले है, अरशद बशीर मदनी, सनाउल्लाह मदनी, जलालुद्दीन खासमी, मेराज रब्बानी, ये लोगों को सामने आके वीडियो बनाओ, बोलो ये तो भी कोशिश करो आप, इनके भाइयों को एक वीडियो बना के बोलो आप जो वीडियो बनाए ना। अभी मौलानाओं का आप नाम ले रहे हैं, हाँ ठीक है, देखिए ये सारे फिक़ह के उलमा है, सीधी बात बोल रहा हूँ आपको मैं जी। ये फिक़ह के उलमा, ये इक़्तिसाद इस्लामी के माहिरीन नहीं है। ये अब इन्होंने पैसा तो लगाओ बोले ना भाई, ये मौलाना है, पैसा तो लगाओ देखो बोले ना। इन्होंने इस्लामिक तिजारत को सपोर्ट किया था, सुनो मेरी बात को जी। लेकिन ये जो उलमा है जी, ये हीरा ग्रुप के ताल्लुक से फतवा नहीं दे सकते। फतवा नहीं देते बोल रहे हैं भाई। इनको क्या बोल रहे हैं इन्हों अब आके कि भाई हम बोले तो आप लोग पैसे लगाए, लिहाजा आप लोगों को इनको मशवरा दो, इनके मुरीदों को भाई अहले हदीस और आज की डेट में आप सोचो, एक मिनट शहबाज भाई, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ एक मुसलमान होने की हैसियत से। आज आपको मालूम है कोरोना की वजह से सारे लोग बेरोजगार हो गए, एक कसीर तादाद में। हज उम्रा बंद हो गया, मेन पावर बंद हो गया, न जाने कितने लोगों का जो है ना बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है जी। क्या आपको नहीं लगता है इस वक्त आप लोगों ने अपनी दुश्मनी को दरकिनार करते हुए जी, या आपके जो भी इख्तिलाफ होंगे, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ जी, उन इख्तिलाफात को दरकिनार रखते हुए इनको एक चांस मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। भाई आप पैसा कंप्लेनेंट का दे दो, बाहर आ जाओ, हम शुरू से यही बोल रहे हैं। आप कंप्लेनेंट को जो है कोर्ट से जो है पैसा, कंप्लेनेंट की उतनी प्रॉपर्टी या उतना पैसा कोर्ट में जमा करा दो, कभी भी मिलने दो हमको कंप्लेनेंट्स को। आप बाहर जाओ, नॉन कंप्लेनेंट सुप्रीम कोर्ट में जाने को इनको मजबूर क्यों हुआ? देखिए भाई, अगर मान लीजिए ये महाराष्ट्र से भी रिलीज हो जाते, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता? उसके बाद ये होता कि कहीं और से FIR हो जाती, कहीं और फिर इनकी कस्टडी हो जाती। तो सुप्रीम कोर्ट तो इनको जाना ही जाना था ताकि ओवरऑल इंडिया इनको छुटकारा मिल जाए। सबसे पहली बात तो होता कुछ भी नहीं ना, वहाँ भी जज क्या बोल रहा, कंप्लेनेंट के पैसों की बात कर रहा ना वहाँ भी जज, माशाल्लाह देख लेना लास्ट हियरिंग में आप 1 अक्टूबर की। भाई कानून तो सबकी फेवर की बात करेगा ना, कानून थोड़ी कोई की बात करता जो कानून के पास आते उनकी बात करता। कानून में केस जो है, मैं सऊद भाई पे केस डाला तो सऊद भाई की मेरी बात होती, यूनुस सैयद की बात नहीं होती उसमें। यूनुस सैयद अप्लाई करना पड़ता। आज की डेट में जी थोड़ा सा यानी मैं देखे भाई, जो भी हमारा इख्तिलाफ है उसको साइड में रखते हुए बात कर रहा हूं। आपको नहीं लगता है? देखिए भाई, कंप्लेनरों को तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, उनका तो पैसा कोर्ट में ही जमा होना है। 100% जमा हुआ कहाँ है? इन्हें जमा करना पड़ेगा, इसको इन्हें जमा करेगी तो बेल हो जाएगी इसकी, हम तायद कर देंगे। अगर कोर्ट में ये एफिडेविट डालते हैं, अब उनके वकीलों से जो बात हुई हमारी दिल्ली में, वो लोग बोले कि आपके हम नेक्स्ट हियरिंग में जो है कंप्लेनेंट का पैसा, जितनी कंप्लेनेंट का पैसा है उतनी प्रॉपर्टी, लेकिन हमारा जो मौकिफ है शहबाज भाई, देखो हाँ, हमारा जो मौकिफ है हाँ, वो आज भी, अरे भाई आवाज जरा थोड़ा ये करो भाई, जरा इंपॉर्टेंट बात हो रही। हमारा जो मौकिफ है वो आज भी यही है
कि शी डिजर्व द चांस, उनको चांस मिलना चाहिए। सऊद भाई आप ये बोलिए। दूसरी बात सऊद भाई एक बात, हाँ, अगर आपका भाई या कोई भी कोर्ट के कोई मसले में फंस जाता है और जेल को चले जाता है, ओके, तो आप तमन्ना शेख जैसी एडवोकेट को रखते क्या? इतना बोलिए मेरे को आप। नहीं, तमन्ना शेख तो भाई मेरा अपना तो मौकिफ ये है कि मेरे घर की अगर मुर्गी का चूजा भी चोरी होगा ना तो मैं तमन्ना शेख को हायर नहीं करूंगा। फिर नहरा शेख क्यों करी? टाइम पास के लिए करी, बोल रहा हूँ मैं आपको। तमन्ना शेख को जिस किसी ने भी, इसने जो है ना, ये हर एक अपनी उसमें जाती थी हियरिंग में जी, और इसने धोखे से इस केस को हासिल किया। अच्छा। उनकी क्या कहते हैं अपना उसको, यानी वो उस टाइम फंसे हुए थे और इसने एक अपॉर्चुनिटी, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बोल के इस केस को उसने क्रैक कर लिया। और तमन्ना शेख को देखो, मैं डे वन से तमन्ना शेख का मुखालिफ हूँ। जो वो तो देखा मैं जो बात हक की है वो मैं हक की करूंगा। तमन्ना शेख को ये केस, इस केस के वो कतई किसी सूरत में लायक नहीं थी। और विनीत डाडा आपको याद है, और मैंने पूना मेरी एसोसिएशन को भी बोला कि तमन्ना शेख के बस का रोग नहीं है। पूना एसोसिएशन में तो हमारे नवीद चिचा, आपके रहमान साहब, मिसबा आपा, ये लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं भाई, कम से कम इन्हों तो भी वो करना था। आप बोलिए विनीत डाडा 2018 में सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला? 200 करोड़ रुपए भर दो, बेल दे देते बोल के बात हो गई थी ना, इन्होंने भरे ना, इनके भाया इनकार कर दिए ना। जब मालूम ना आपको, मालूम है ना आपको विनीत डाडा का? वो मुझे मालूम है, लेकिन क्या हो जाता मालूम है, सुनो मेरी बात को शहबाज भाई, एक नया दरवाजा खुल जाता। मैं हर चीज को टेक्निकल एंगल से जमा कर दे के बाहर आ जाना था भाई। जब मिलना है मिलते थे, लेकिन लोगों को जमानत हो जाती थी, इन्हें बाहर आ जाती थी, किस्सा खत्म, नॉन कंप्लेनेंट, इन्हें जो चाहे कर लो, हमको मतलब। आप देखो, अगर मुझे एक बात बताओ, कौन सी पॉन्जी स्कीम में जो है जो अपना क्या बोलते हैं, वो कौन सी नाला सुपारा की, क्या नाम है उनका? शाजिया सूबेदार, शाजिया या शाहजहां बेगम, हाँ कुछ शाहजहां बेगम, उसको पैसा मिला कि नहीं मिला? और भी कई लोग हैं जो उस टाइम रोए, चीखे चिल्लाए मिले। अगर पॉन्जी स्कीम होती, उसको कैसा पैसा मिला? नाला सुपारा पे जब मैं उसको कंप्लेंट करने भेजाया तो उनको जब उनका 21 लाख रुपए दिए, जब कंप्लेंट करने गई तो पुलिस स्टेशन में। और मैं इससे भी एक और आपको बात बताऊं शहबाज भाई, थोड़ा सा देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपना सियासी इख्तिलाफ साइड में रखो। अरे सियासी इख्तिलाफ आप साइड में रखो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं सुनो ना मेरी बात को आप। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं हक पर हूँ या आप हक। मेरी बात को जरा सोचो, जरा बात का तथ्य, उसका बेस समझो। अगर इनको पहली बात तो आप जितने भी पॉन्जी स्कीम देखो, हाँ, वो इतना सब फेस करने या पैसा देने तक रुकते ही कहाँ है, सब भाग जाते हैं। और इतना एसेट किसके पास होता है भाई? इन्हों भी भाग रही थी ना। देखो 5 सितंबर को इसके ऊपर FIR हुआ, इन्हें कब तक 1.5 महीने तक भाग लेती फिर। आप बोलो FIR कब मालूम है? FIR 5 सितंबर को। पॉन्जी स्कीम थी, सुनो, थिंक इंडिया करके कुछ नाम था, मुझे नाम कंफर्म नहीं है। इवन वो क्राइम पेट्रोल पे उसके ऊपर सीरियल भी बनाया वो लोग, क्राइम पेट्रोल पे, ठीक है। तो वो उस स्कीम में हजारों करोड़ रुपए का लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करे, मेंबरशिप लिए, व्हाट एवर जो भी। जब वो लोग पैसा आना बंद हो गया, सारे के सारे ऐसे देशों में भाग गए कि जहां से हमारी हिंदुस्तान की पुलिस उनको ला भी नहीं सकती, ऐसे कंट्रीज में चले गए। हम भी तो वही बोल रहे हैं हमारे भाई, सुनो, पूरी फैमिली पहले भाग गई ना। और आप बोलो नहीं, अब्दुल रहमान, सुनो तो सही, जब उस कंपनी के एसेट्स ढूंढने की, जब उस कंपनी के एसेट, सुनो शहबाज भाई, हाँ, जब इन्वेस्टरों ने FIR करे, जो भी करे, और जब उनकी चीजों को कब्जा करने को, तो उनका कुछ भी एसेट नहीं मिला। उनके ऑफिस भी किराए के थे। यहाँ आप देखो कि जो कोई आपको लगता है कि पॉन्जी स्कीम इतने एसेट्स रखेगी। एक मिनट रुकिए आप। IMA के मंसूर भी जो है ना, उन्हें भी जो है 1000 करोड़ के एसेट्स उसके भी है, उसके भी प्रॉपर्टियां हैं मंसूर के भी, इनके भी है। मंसूर खान का मैंने जितना पता किया हूँ, 5 सितंबर को इनके ऊपर FIR हुआ। मंसूर खान भी कहते हैं, मैं मंसूर खान का, आप पढ़िए मंसूर का भी आप। लेकिन मंसूर का मैंने जो सुना हूँ बता रहा हूँ आपको। मंसूर खान के बारे में मैंने जब इंक्वायरी करी तो पता ये चला कि वो चोर नहीं था, वो बेवकूफ था। उसने क्या पहला वीडियो मैं बनाया था, मालूम है ना आपको? हाँ, कांग्रेस के
नेता के हाथों उसका फ्रॉड हो गया, कुछ 400-500 करोड़ नहीं हुआ। जैसा नोहेरा शेख असदुद्दीन अवैसी बोल के चीखा मारी ना, उन्हें भी क्या करा, कांग्रेस के जो है उसके ऊपर क्या नाम रोशन बेग के ऊपर चीखा मारा, उन्हें भी बाद में गलत साबित हो गया वो भी ना। ये देखो ये पांदी स्कीमों में होता है ऐसे। खैर भाई आप एक ही काम करो, वो 4 मौलानाओं को, इनकी फैमिली को सामने आओ, बोलो मसले को हल करो, बोलो अभी भी कंप्लेनेंट के देखो इन्हें बाहर आ जाती, बाहर आने के बाद नॉन कंप्लेनेंट जाने इन्हें जाने, हमको कोई मतलब ही नहीं है। मेहरबानी करके आप ये काम कर दीजिए। आप मैं ये रिक्वेस्ट करने का आपसे। नहीं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। चलिए शुक्रिया भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़।